राधे राधे साथियों मैं कमलेश यादव आप सभी का सॉर्डिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका पेपर डे बाय डे ग्रेजुअली बहुत क्लोज आ रहा है। अब उल्टी गिनती चालू हो गई है और ये समय है आपको पेशेंस बनाए रखने का। पेशेंस और मोटिवेशन दोनों बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि अब हार्ट बीट बढ़ेगा, घबराहट बढ़ेगी, ठीक है। तो अपना पेशेंस सभी लोग बनाए रखें, पेशेंस मत खोइएगा, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़िए जितना आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने के चक्कर में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़े हैं उस चीज़ को बार बार रिवाइज करिए, ठीक। कम से कम जितना पढ़े हैं उतना तो कंठस्थ रहे। पता लगा आप पूरा सीरीज या पूरी बुक पढ़ने के चक्कर में जो कुछ आप पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। तो ये समय है रिवीजन का और आप जितना मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए, ठीक है। साथियों, मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कराने चल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको देखेंगे और आप वीडियो जब देखेंगे तो पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूँ, ठीक। देखिए, क्वेश्चन को टैकल करने का अप्रोच सबका अपना अपना अलग होता है। तो आप मेरे अप्रोच को देखिएगा, फिर पहले आप अपना अप्रोच लगाइएगा, फिर आप मेरे अप्रोच को देखिएगा मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 का जो पेपर हुआ था उस पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए बेटा, आपको एक बार बता दें कि आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ठीक है। टोटल प्रश्न आपका 18 रहता है और नंबर आपका 25 रहता है मैथ में, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ वाला है। वस्तुनिष्ठ में कह रहा है कि 0.6 मल्टीप्लाई 0.4। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, 0.6 है, मल्टीप्लाई है 0.4 का, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाइए। अगर आपको जहाँ भी दशमलव दिखे, दशमलव कुछ समय के लिए क्या करिए, मल्टीप्लाई में दशमलव को कुछ समय के लिए आप भूल जाइए। आप सीधा गुणा करिए 6 गुणे 4 का। तो 6 गुणे 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है और यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो देखिए, 1 अंक के बाद यहाँ और 1 अंक के बाद यहाँ, तो इसका मतलब है कि एक एक कितना हो गया, 2। आपका जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक के बाद लगेगा। और याद रहे दाहिनी तरफ से काउंट करते हैं, दाहिनी तरफ से, ठीक है। तो 24 2 अंक के बाद है ही है, तो यही दशमलव लगा दीजिए और यहाँ आप लगा दीजिए 0, ताकि देखने में खूबसूरत लगे। देखिए, दशमलव के न तो बाईं तरफ 0 का कोई महत्व होता है, न तो दशमलव के दाईं तरफ, वो बस केवल खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगता है, ठीक है। इसका कोई भी मतलब औचित्य नहीं होता कि दशमलव के पहले 0 लग जाए दशमलव के बाद, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.24, 0.24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा, सी वाला, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। वह संख्या हमें ज्ञात करना है जिसका 24% कितना हो, 96 हो। तो हम मान लेते हैं जैसे जिस सिचुएशन में हमें संख्या ज्ञात करना है, जो संख्या हमें पता नहीं है, तो जब कोई संख्या पता नहीं है तो इसमें आप कोई वेरिएबल ले लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए। वेरिएबल का मतलब होता है चर, चर का मतलब होता है कि वो चीज़ें स्थिर नहीं है। देखिए, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मान फिक्स नहीं होता, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वेरिएबल, चर राशि। और एक होता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं 2 4 6, मतलब कोई डिजिट जो होता है वो होता है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ कुछ हमें पता है नहीं, हमें संख्या ज्ञात करना है, तो हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल हम यही मान लेते हैं, उन्हें नहीं माना भी जाता है।
तो हम भी यही मान ले रहे हैं कि माना वो संख्या कितना है, x। माना जो संख्या हमें ज्ञात करना है वो संख्या क्या है, x है। तो माना संख्या बराबर x। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24%, मतलब x का 24%, x का 24% कितना है, 96। ठीक है। तो देखिए x का मतलब होता है गुणा 24 और प्रतिशत का मतलब होता है बेटा, अगर हम प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक, ये आपका आ गया 96। ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करना जानते हो तो यहीं से काट दीजिए, 24 चौका 96 होता है, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, आप ऐसे देखिए। देखिए 96। ठीक है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्वल के इस साइड अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, अगर उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाता है, और इधर अगर डिवाइड में है तो उधर बराबर के इक्वल को उस साइड ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाता है। तो देखिए ये डिवाइड में है तो इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इधर 24 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई। अब देखिए हम काट दे रहे हैं, 24 चौका होता है 96। तो अब आपका बचा 4 गुणे 100। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 400 रुपये। मतलब वो संख्या कितनी है, 400। 400 का अगर हम 24% निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 96। 400 का 24% कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो हमें संख्या निकालना था, तो वो संख्या हमें कितनी है, 400। ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। आइए तीसरा वाला देखते हैं। ठीक साथियों, आइए देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि तिर्यक रेखा के ओर अंतःकोण होते हैं। तिर्यक रेखा के ओर जो स्थित कोण होते हैं वो क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम आपको समझा दूँ। रेखा और कोण अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में, यहाँ डिटेल में पढ़ाने का हमें तो समय नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जब दो रेखाएं यानी सरल रेखाएं, सरल नहीं समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर दे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है, तो बेटा ये देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के यही कोण होते हैं, ये वाले। ठीक है। इन दोनों कोणों को बोला जाता है सह अंतःकोण। क्या बोला जाता है, सह अंतःकोण। तो मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ y है, तो सह अंतःकोणों का जो योगफल होता है बेटा वो होता है x + y बराबर 180 अंश। और आपको याद होगा कि 180 अंश, ये दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो उन्हें कहा जाता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो जाए, 180 अंश। तो आपसे पूछ रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं। कोटिपूरक, संपूरक, बृहत, या देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा इधर है क्या, तिर्यक रेखा के ओर अंतःकोण, ये ऐसे ही क्वेश्चन आया था हमें लग रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर कर लीजिए, जगह नहीं है। तिर्यक रेखा के एक ओर के जो अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। कुछ समय के लिए हम देखिए इसको आपको प्रूफ करके भी बता देता हूँ। देखिए ये एक है लाइन, ये भी एक रेखा है, बस तिर्यक रेखा है, और एक लाइन पे आपको ज्ञात होगा कि 180 अंश का कोण बनता है। देखिए रैखिक युग्म अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये वाला पूरा एंगल हम ले लेंगे, ये वाला, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल 180 अंश का होगा। लेकिन अगर इतना x हो गया है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल बचा होगा वो 180 - x बचा होगा। ठीक है, 180 - x बचा होगा। और इस कोण के, इस वाले कोण के और इस वाले कोण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं संगत कोण। संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका 180 - x बराबर हो जाएगा y के। ठीक है, तो 180 बराबर, ये -x इधर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y उधर प्लस में पहले से है। तो देखिए x + y बराबर कितना आ गया, 180।
180 अंश। तो कितना आया, 2 कोणों का योगफल 180 अंश आ गया। तो ये क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, आपका आंसर होगा समपूरक कोण। ठीक है, और ये आप लोग विश्वास मानिए, जैसे सोल्यूशन हम करवा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने सोल्यूशन करवाया है, देख लीजिएगा, सब लोगों ने रटा रटाया मार दिया है समपूरक। लेकिन कैसे होता है ये किसी ने सिद्ध नहीं कराया है। तो इसको आप अच्छे से देखिए कैसे होता है, ये एग्जैक्ट मेथड यही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक साथियों, आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो स्थानीय मान के बारे में आपको पता होगा। देखिए 2 मान होते हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान, जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू होता है अंकित मान। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा है कि स्थानीय मान, तो देखिए इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, जिस संख्या का निकालना है उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितने अंक है। तो 1 2 3 4, तो इसमें आपका 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30,000। ठीक है, इसमें देख लीजिए 1 2, इसमें आपका कितना हो जाएगा स्थानीय मान 300। इसमें देखिए 3 के बाद एक अंक है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका 30। इसमें देखिए कोई नहीं है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसमें 3। तो आपसे यही पूछा था कि किस संख्या का स्थानीय मान सबसे कम है। तो देखिए यहाँ तो 30,000 था, यहाँ 300 था, यहाँ 30 था, यहाँ कितना है 3 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको 143 में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा। ठीक है, तो स्थानीय मान आप सबको पता होगा। ठीक, बाकी आगे हम जब अभी पढ़ाएंगे डिटेल में तो वहाँ हम बताएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए 5वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं एक बार हम समझ लेते हैं। जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनमें जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, ये देखिए आपका जीरो से शुरू होगा, इधर 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक, और ये इधर -1 -2 -3, इधर भी इनफाइनाइट तक। यही होता है आपका पूर्णांक। मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इन सभी को हम कहते हैं पूर्णांक। देखिए इधर ये धनात्मक पूर्णांक होता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसको जीरो पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें अंतर कितना होता है। तो देखिए आप चाहे जहाँ से ले लीजिए, 1 0 को ले लीजिए तो अंतर 1 आएगा, 1 2 को ले लीजिए अंतर 1 आएगा, 2 3 को ले लीजिए अंतर 1 आएगा। मतलब कह रहा है कि क्रमागत होता है लगातार। आप लगातार 2 पूर्णांक लेंगे तो उनके बीच का अंतर हमेशा 1 ही आएगा। देखिए चाहे यहाँ पे ले लीजिए -3 घटाना है, -2, ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए अंतर कितना आया, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1। तो अंतर हर हाल में कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, वो चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन अंतर कितना रहेगा हमेशा 1 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक साथियों, आइए अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में जो छठा वाला है, आपसे पूछ रहा है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो देखिए रेखाखंड से पहले हमको रेखा जानना होगा और रेखा से पहले हमें बिंदु जानना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम हल्का सा जान लेते हैं कि ये देखिए बिंदु होता है, ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई हो न तो चौड़ाई हो, अर्थात जिसका क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो, 0 हो। जब इस आकृति में न तो लंबाई है न तो चौड़ाई है, तो जाहिर सी बात है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई हो न तो चौड़ाई हो, अर्थात जिसका क्षेत्रफल 0 होता है, उसे हम कहते हैं बिंदु। और जब बहुत सारी बिंदुओं को एक साथ मिला दिया जाता है, जब बहुत सारी बिंदुओं को एक साथ मिला दिया जाता है, तो इससे जो एक नई आकृति का निर्माण होता है, इसी को हम कहते हैं रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा, लाइन। ठीक है, लाइन, और लाइन से ही बनता है लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। देखिए रेखा खंड, खंड का मतलब होता है भाग, खंड का मतलब होता है एक भाग। मतलब रेखा का एक छोटा सा हम भाग ले लेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा खंड। अब हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि रेखा के कटे हुए एक छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, रेखा
खंड। देखिए रेखा में न तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पर ज्ञात होती है, न तो इसकी एंडिंग पॉइंट ज्ञात होती है। लेकिन जब रेखा खंड को मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ ये मान लीजिए ए है और ये बी, ठीक है। तो यही वाला जो ये पार्ट निकलेगा बीच से, इसी को हम कहते हैं रेखा खंड। क्या कहेंगे इसको हम? रेखा खंड कहते हैं, ठीक है। तो हमें डिफिनेशन लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि रेखा के कटे हुए एक छोटे भाग को हम रेखा खंड कहते हैं, ठीक है। याद रहे रेखा का न तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, न तो एंडिंग पॉइंट ज्ञात होता है, ठीक है। बाकी ये भी रे वगैरह हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अगला देखिए कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको दिखा है कि -8 फिर मल्टीप्लाई है प्लस 75 है, 75 है, -8 गुणे 75, इसके बाद गुणा कर रहा है 0 से। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देने पर पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो देखिए इस संख्या में किससे गुणा कर दिया जा रहा है? 0 से। तो देखिए n मान लीजिए कोई भी संख्या है, इससे अगर हम 0 से गुणा कर दे रहे हैं तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देने पे हमेशा हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। लिख लीजिएगा इसको, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देने पर पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और रेखाखंड वाला लिख लीजिएगा कि रेखा के कटे हुए एक छोटे भाग को हम रेखा खंड कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक साथियों। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। एक माला बनाने में वो कितना समय लेता है? 1/3 मिनट का। तो कह रहा है कि लगातार 1 घंटे वह काम करेगा तो 1 घंटे में वह कितने माला बना लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए 1/3 मिनट में वो बनाता है 1 माला। 1 माला बनाने में उसको कितना समय लगता है? 1/3 मिनट। अगर आप लोग ऐकिक नियम के बारे में जानते हो, ऐकिक नियम, यूनिटरी लॉ, ऐकिक नियम अगर आप लोग जानते होंगे तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन लगेगा उसी से। देखिए आइए, देखिए कह रहा है कि 1/3 मिनट में, 1/3 मिनट में जो माला बनता है वो 1 माला। कितना माला? 1 माला बनता है। 1/3 मिनट में बनता है 1 माला। तो यहाँ से हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में बनेगा, देखिए उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर भागे में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 मिनट में बनेगा आपका 3 माला, ठीक है। 1/3 मिनट में बनेगा 1 माला और 1 मिनट में बनेगा, ये 3 उधर चला जाएगा, कितना? 3 माला, ठीक है। आइए अब आपसे पूछ रहा है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। तो अब हमें 1 मिनट का, 1 मिनट बना रहा है 3 माला, तो हमें चाहिए 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो कितना बनाएगा? 60 से यहाँ गुणा कर दिए तो 60 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 60 बराबर 180 माला। इसी को बेटा कहते हैं, ये आपका आंसर है, इसी को कहते हैं ऐकिक नियम, यूनिटरी लॉ। आपको बाकायदा लिखना होगा, हम तो मान लीजिए 60 में बता दिए, आपको लिखना होगा कि 1/3 मिनट में बनाता है 1 माला, तो 1 मिनट में बनाएगा 3 माला, इसलिए 60 मिनट यानी 1 घंटा में बनाएगा 3 गुणे 60 यानी 180 माला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आ ही रहा होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, आपको स्केल लेना है, स्केल से पहले एक लाइन खींच लेनी है, ऐसे एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद वो जो गोला प्रकार होता है, गोला प्रकार को आपको ऐसे रखना है, यहाँ रखेंगे ऐसे, ठीक। और ऐसे करके ऐसे एक कट आपको यहाँ मारना है, ऐसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपको एक कट यहाँ से लगाना है यहाँ पे, फिर वही डिस्टेंस लेके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये दोनों काटेंगी उसी को ऐसे क्या करेंगे, हम मिला देंगे,
जहाँ पे ये काटेगी उसी को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। यही आपका क्या बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, एक बार आपको ऐसे कट करना है। ठीक है, देखिए आप गोला प्रकार को या लांगड़ा प्रकार जो भी आप बोलते होंगे, यहाँ से रखेंगे ऐसे, एक कट यहाँ काटेंगे, फिर एक कट यहाँ काटेंगे। ठीक, फिर इसको ला के यहाँ रखेंगे, फिर एक कट आप ऐसे यहाँ काट देंगे, फिर जहाँ ये काटेगा इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यही आपका बनता है 60 अंश का कोण। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। देखिए, एक होता है उत्तरवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती से आप अनुमान लगा लिए होंगे, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, उत्तरवर्ती मतलब बाद वाली। देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए जब भी आपको बड़ी संख्या निकालना है, 3 अंकों का 3 बार 9, 4 अंकों का 4 बार 9, 5 अंकों का 5 बार 9। तो कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। अब कह रहा है कि इसकी उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती के लिए एक जोड़ना होता है और पूर्ववर्ती के लिए एक घटाना होता है। तो इसमें आप एक जोड़ दीजिए, आप इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, 1000। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या जो होगा आपका 1000 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 117 को 2 संख्या के गुणा के रूप में लिखना है आपको, जिसमें कह रहा है कि एक संख्या क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, तो 117 के 2 संख्या के गुणा के रूप में लिखना है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक संख्या क्या है, 13 है। तो हम मान लेते हैं कि माना जो दूसरी संख्या है वो क्या है, x। माना दूसरी संख्या x है ना, तो एक संख्या 13 हो गई, एक संख्या क्या हो गई, x। तो इसका मतलब है कि 13 गुणे x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 117। तो x का मान निकालना है। तो देखिए 13 इधर गुणे में है, तो इधर जब बराबर के इधर आएगा तो ये भागे में चला जाएगा। ठीक है, और आपको ज्ञात होगा कि 13 9 ये कितना होता है, 117। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 9। तो जो दूसरी संख्या थी वो क्या है, 9 है। ठीक, कह रहा है कि 117 को 2 संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त करना था। तो एक संख्या आपको 13 दे रखा था, दूसरी संख्या आपका क्या निकल गया, 9। ठीक है, तो 13 गुणे 9 कर देंगे, 117 हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक साथियों, आइए अब देखते हैं आपका लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न में आपका यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एक बगीचे की जो लंबाई है वो आपको दे रखा है 115 मीटर। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई कितना है, 45 मीटर। ठीक है, तो बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए, बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये जो बगीचा है वो आयताकार बगीचा होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो जो बगीचा होगा वो आयताकार होगा। आयताकार का मतलब होता है आयत के आकार के। आयत के आकार का मतलब ये होता है बेटा कि आयत ये होता है ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। इसके आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और आपको बेटा दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो 115 मीटर है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो आपको दे रखा है 45 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है कि इसके चारों ओर से घेरने के, तो आप जानते होंगे परिमाप के बारे में, किसी भी आकृति के जो चारों ओर की लंबाई होती है, चारों ओर की जो दूरी होती है, वही उस आकृति का परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति के चारों ओर की दूरी, जैसे देखिए अब ये आयत है, तो आयत के चारों ओर का, आयत के चारों ओर की जो लंबाई होगी यही इसकी क्या होगी, परिमाप होगी। तो इसका मतलब है कि तार तो इसके परिमाप के बराबर ही लगेगा ना, किनारे किनारे ही लगेगा, और किनारे किनारे की जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं परिमाप। तो हम आयत का परिमाप लिख लेते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है बेटा वो होता है, देखिए
अगर ऐसे ही हम निकालें तो एक बार 45 इधर हो जाएगा, एक 45 इधर हो जाएगा, मतलब चौड़ाई। अब एक बार इधर लंबाई हो गया, एक बार इधर, तो ये होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका परिमाप। और जो तार लगेगा इसी के परिमाप के बराबर ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई होगी जो वो आयत के परिमाप के बराबर होगा, और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो ये हो गया आपका 2, लंबाई रख देंगे आपका 115 प्लस चौड़ाई रख देंगे आपका 45, ठीक है। 2 इसको जोड़ लीजिए, 0 6, ये 160 गुणे 2, ये हो गया आपका 320 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप फार्मूला भी नहीं लगा रहे हैं, अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो हमने आपको बता रखा है कि आयत के जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। तो अगर ये 115 है तो इसका मतलब है कि ए भी 115 मीटर होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। और हमने बताया कि जो किनारे किनारे की जो दूरी होती है जोड़ दीजिए। तो देखिए 115 यहीं जोड़ दे रहे हैं, इधर जोड़ दे रहे हैं, तो देखिए क्या होगा 115 115, तो 2 बार 115 तो गुणा कर दीजिए, प्लस 45, देखिए 2 बार 45 है, 2 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा था, तो काम बाहर निकाल लीजिए, 115 प्लस 45, तो देखिए यही तो चीज़ यहाँ आई है ये, ठीक। तो आपका आंसर जो होगा वो 320 मीटर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक साथियों। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पे, दूसरा कोणों के आधार पे। देखिए दोनों हम लिख देते हैं, ठीक है। जो त्रिभुज होता है बेटा, त्रिभुज का जो बाइफरकेट किया गया है, ये किया गया है भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, और कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पर। तो आपसे पूछा है भुजाओं के आधार पर, तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कोणों के आधार पर, बताइए। तो दोनों देख लेते हैं। तो देखिए भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। तो लिख लीजिए, तो भुजाओं के आधार पर जो पहला होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो ये आपका भुजा के आधार पर देख लेते हैं पहले। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है आपका बेटा वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये हो गया। आइए देख लेते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पे, भुजा के आधार पे और होता है कोणों के आधार पे। तो कोणों के आधार पे क्या होगा, देखिए कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है आपका बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से क्या हो, कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश हो जाए उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज।
और अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो जो त्रिभुज का बाइफरकेशन है वो दो आधार पर होता है, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा था भुजाओं के आधार पे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम लिख देंगे, बाकी उसको याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार ये पूछते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर 14 नंबर। कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 1500 रुपये का एक कोट है उसको बेचता है और उस पर देता है 25% की छूट। 25% की छूट देकर उसको बेच देता है। तो पूछ रहा है कि आप बताइए वो कोट कितने में बेचा गया। ठीक है, तो देखिए इसको बेटा कहते हैं एमपी मतलब क्या होता है, मास्क प्राइस। मास्क प्राइस क्या होता है, देखिए एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। जैसे सामान पे जब हम सामान लेने जाते हैं तो उस पर जो लिखा होता है उसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य, और जो छूट मिलता है उसी अंकित मूल्य पर ही मिलता है हमें। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, या तो हम फार्मूले से लिख लेते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि 1500 में हम 25% छूट दे देते पहले। तो देखते हैं छूट कितना मिला हमें, तो पहले हम छूट निकाल लें। देखिए जो छूट मिलेगा हमें 1500 का 25%, तो 25% का मतलब क्या होगा देख लेते हैं। देखिए 25%, 1500 का 25%, तो 25% हटाने के नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो कट गया, गुणा करिए 15 25 75 के 5 7, 15 दूनी 30 7 37, मतलब 375 रुपये हमको क्या मिला, छूट मिला। और पूरा कोट का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 1500 रुपये। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसमें हम बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य, जिसमें हम खरीद के लाते हैं वो होता है क्रय मूल्य, और जो सामान पे अंकित होता है, जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, सामान था आपका 1500 का और छूट दे दिए 375 रुपये, घटा दीजिए, यहाँ उधार लेंगे 5, यहाँ बचा आपका 9, 2, यहाँ बचा आपका 4, 1 1, 1125 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, 1125 रुपये में कोट बेचा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक साथियों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 5 और 175। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 है। यदि संख्याओं का अनुपात, आपको रेशियो दे रखा है 5:7 हो, तो आपको बड़ी संख्या का मान निकालना है। तो पहले हम रेशियो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। रेशियो होता क्या है, देखिए बेटा जो रेशियो होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7 है। देखिए रेशियो का मतलब होता है भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म, भिन्न का सबसे सरलतम रूप, ठीक है ना, या स्मॉलेस्ट रूप कहते हैं, हम उसी को कहते हैं अनुपात। अब ये बताइए, ये अगर हम ये मान लें कि एक संख्या 5 है एक संख्या 7 है, तो हम तो ये भी कह सकते हैं इस संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं 50/70। हम ये कह रहे हैं कि ये संख्या 50 है, ये 70 है, क्योंकि इसका भी तो रेशियो 5:7 आएगा। देखिए रेशियो 5:7 आ रहा है ना। तो इसलिए जो रेशियो में वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसके साथ हमें सॉरी, इसके साथ हमें कुछ न कुछ वेरिएबल लगाना पड़ता है। इसके साथ हमें कुछ न कुछ वेरिएबल लगाना पड़ता है। तो हम ये मान लेते हैं जो हमारी पहली संख्या है वो 5x और जो दूसरी संख्या है वो 7x, या ऐसे मान लीजिए जो छोटी संख्या है वो 5x, जो बड़ी संख्या है वो 7x। तो माना संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, माना संख्याएं 5x और 7x, ये तो संख्या हो गई। अब कह रहा है कि इनका जो महत्तम समापवर्तक है और लघुत्तम समापवर्तक है वो 5x और 175x है।
तो आपको एलसीएम जब हम पढ़ाएंगे आगे चैप्टर पूरा, तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं तो 5x और 7x है, गुणनफल मतलब गुणा, 5x गुणे 7x बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम है आपका 175 और एलसीएम है आपका 5। ठीक है, तो देखिए इधर भी अगर बराबर के दोनों साइड अगर सेम चीज़ें मिलती हैं तो उसको काट दीजिए। ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देख रहे थे हम ये 5 से ये 5 कट रहा था, कट गया, बचा x और 7, तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा इसको भी काट दीजिए 7 से, देखिए ये भी कट रहा है, 7 दूना 14 और 7 पचे 35। ठीक, नहीं तो अगर ऐसे नहीं काट पा रहे हैं आप लोग तो और हम सरल काट दे रहे हैं। देखिए आपका जो संख्या है 5x गुणे 7x बराबर है आपका 5 गुणे 175, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा आपका 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये हो गया आपका 175। देखिए एक्स स्क्वायर और जब हम निकालेंगे तो यहाँ 35 गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 गुणे 175 बटे 35। अब देखिए काटिए, 5 सते 35, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। ठीक, तो आया क्या आपका आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर आपका आ गया 5। देखिए उधर जाएगा रूट में हो जाएगा। अच्छा एक्स बराबर होगा आपका, पूरा लिख ही दे रहे हैं, तो यहाँ से जब एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 5। ये आपका एक्स का मान आ गया। ठीक है, ये एक्स का मान आ गया। अब आपसे पूछा है कि हमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी 7x होगा, 5x वैसे भी छोटी है। ठीक है, तो इसलिए यहीं लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर क्या है आपका 7x बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35। ये आपका आंसर हो गया, बड़ी संख्या है आपका 35। ठीक, आइए अगला देखते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ये व्यंजक है, इस व्यंजक में से इस व्यंजक को आपको घटाना है। तो आइए घटा दिया जाए, तो बहुत ही आसान है। देखिए आपका पहला व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें से आपको घटाना है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या घटाना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि बाहर माइनस लगा है, तो अंदर जो संख्या प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएंगी, और जो संख्या माइनस होगी वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस का गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 6x, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए सजाती पदों को एक साथ करिए ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, लेकिन इधर माइनस 3x स्क्वायर है, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो आपको बचेगा क्या, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इधर का माइनस 5x है, इधर का प्लस 6 है, तो ज़्यादा वाला का चिन्ह हमेशा रहता है, प्लस माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ था बड़ा 3 था, 3 वाले का चिन्ह लगाए माइनस, इधर बड़ा 6 वाला था तो प्लस वाला चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब देखिए 4 और ये 3, 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा। ठीक, यही होगा आपका आंसर। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा व्यंजक जिसके चर राशियों के घातांक अलग अलग हो। क्या होता है, ऐसा व्यंजक
जिसके चर राशियों के घातांक अलग अलग हों उसे विजातीय व्यंजक कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसके चर राशियों के जो घातांक होते हैं वो अलग अलग हों उसे हम विजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए ये 9x, ठीक है, तो यही जो चर होता है यही होता है x y z ABCD, इसी को हम चर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम ले रहे हैं 4x²। तो देखिए यहाँ चर राशि के घातांक कितना था, 1 था, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे व्यंजक जिनके चर राशियों के घातांक क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें हम कहते हैं विजातीय व्यंजक, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लिख दिए 4x² + 3x+1, ठीक। तो देखिए यहाँ x² था, यहाँ x था, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विजातीय व्यंजक, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ठीक साथियों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अजय के घर से जो बाज़ार है वो 11.5 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से जो बाज़ार है वो कितना दूर है, 11.5 किलोमीटर। और कह रहा है कि इसी रास्ते पर उसका क्या है, विद्यालय है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय है और जो बाज़ार से 1.25 किलोमीटर दूर है। तो कह रहा है कि अजय के घर से उसके विद्यालय की दूरी बताइए, ठीक है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि अजय का घर यहाँ है, देखिए ये, ठीक है। तो ये अजय का हम मान ले रहे हैं घर यहाँ है, ठीक। पहले तो शर्त यही कह रहा है कि अजय के घर से जो बाज़ार है वो कितना है, तो यहाँ हम बाज़ार मान ले रहे हैं, ये बाज़ार है, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो आपको दे रखा है 11.5 किलोमीटर। ये जो इनके घर से बाज़ार की दूरी है वो आपको दे रखा है 11.5 किलोमीटर। अब दोबारा कह रहा है कि इसी रास्ते पर जो रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते पर बाज़ार से, तो ये बाज़ार हो गया, बाज़ार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसका क्या है, विद्यालय है। तो इसी रास्ते पर है ना, ये मान ले रहे हैं हम, यहाँ होगा विद्यालय, ये हो गया विद्यालय, ठीक। यहाँ विद्यालय हो गया आपका, और ये जो बाज़ार से कितना दूर है, 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर दूर है। तो कह रहा है कि इसके घर से इसके विद्यालय की दूरी बताइए। तो हमें ये दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके बाज़ार तक की जो दूरी थी 11.5 थी। अब अगर ये इधर बाज़ार से इधर आ रहा है इसी रास्ते पे, तो इसका मतलब है कि इससे हम इसको घटा देंगे तभी तो ये दूरी आएगी, ठीक। तो जो उसके घर से विद्यालय की जो दूरी होगी वो 11.5 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर हम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, घटा दें, ठीक। तो कैसे घट रहा है देखिए, हमने आपको बता रखा, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन बताया कि दशमलव के न तो पहले जीरो का कोई महत्व होता है, न तो बाद में कोई जीरो का महत्व होता है। तो यहाँ दशमलव के बाद हम जीरो लगा ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ भी दशमलव से पहले जीरो लगा ले रहे हैं, देखने में खूबसूरत लग जाए, ठीक है। न तो पहले कोई महत्व होता है, न तो बाद में महत्व होता है। अपने मन से हम दशमलव के इधर भी उधर भी, मतलब दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक। तो अभी देखिए 0 से 5 घट नहीं रहा था, तो ये बगल गया पड़ोसी के यहाँ उधार लिया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ 4 बचा 2, ठीक। और ये आपका एक क्या हो गया 0, 1 से 1 जाएगा 0। अब एक में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, ये 10.25 किलोमीटर होगी दूरी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए घर से विद्यालय तक की बाज़ार तक की दूरी 11.5 किलोमीटर था। कह रहा है कि इसी रास्ते पे, तो इसी रास्ते पे तो इधर ही होगा। अगर आगे बोलता तो आगे लेके चले जाते, तब तो जुड़ जाता। लेकिन कह रहा है कि इसी रास्ते पे है, तो इसका मतलब है कि ये बाज़ार से आपको पीछे आना है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसके घर से विद्यालय की दूरी आ जाएगी,
ठीक साथियों, तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो अब कुछ बातें न करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। राधे राधे।